हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे IBPS PO 2025 डिस्क्रिप्टिव की फर्स्ट क्लास। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मेजर चेंजेस हुए हैं इस बार के पैटर्न में। पहले क्या होता था, आपका एसए के साथ लेटर आता था, बट इस बार एसए के साथ कॉम्प्रीहेंशन है, मतलब एक आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज आपको मिलेगा और 5 क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिख के देना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन होंगे आपके एसए और कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। टोटल मार्क्स जो है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का वो आपका 25 है। मीडियम आपका इंग्लिश रहेगा, मतलब जो भी आप आंसर वहाँ पे लिखोगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, और 30 मिनट्स का टाइम है। यानी कि जो पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी ऐसे का वो क्वेश्चन और प्लस आपके कॉम्प्रीहेंशन के जो 5 क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको आधे घंटे का टाइम मिलेगा। एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है वो थीम्स जिन पे आपका जो ऐसे का टॉपिक है, जो आपका कॉम्प्रीहेंशन का जो सब्जेक्ट है वो बेस्ड हो सकता है, जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स, एथिक्स, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ऐसा नहीं कि इतने से ही आएगा, बट बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से देखने को मिल सकता है। जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, जैसे आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, आपका अर्बनाइजेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, वहाँ से हमें देखने को मिल सकता है कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज या ऐसे में जो आपको क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है। वैसे इमर्जिंग ट्रेंड्स है बैंकिंग में, जैसे अभी साइबर सिक्योरिटी हो गया, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डिजिटल बैंकिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। आपका करंट इवेंट्स अभी क्या चल रहा है, तो क्लाइमेट चेंज है एक, अभी ऑनलाइन गेमिंग भी काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, विमेन एम्पावरमेंट है, ठीक है। और एथिक्स, अब एथिक्स में आपका जैसे वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ है, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, या फिर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हो गई, या फिर AI के यूज़ में जो एथिकल चैलेंजेस आते हैं। तो इस तरह के आपको टॉपिक्स आपको ऐसे और कॉम्प्रीहेंशन भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो है वो दीप्ति मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आ जाता है आपका वर्ड लिमिट। ऐसे राइटिंग के लिए आपको जो वर्ड लिमिट दिया जाएगा वो दिया जाएगा 250 to 300 वर्ड्स, ठीक है। ये देखने में भले ही कम लग रहा हो, इट्स अ लॉट, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक में आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि क्या, कैसे हम उसको इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। क्या अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो आपको लिखने पड़ेंगे सोच करके, ठीक है, ध्यान करके, रिकॉल करके, ठीक है। फिर आपको अगर कोई सजेशन है वो देना है, वो उसके लिए देना पड़ेगा, वो लिखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, कंक्लूजन के लिए सोचना पड़ेगा। तो ये 250 to 300 वर्ड्स के लिए आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। बात कर लेते हैं अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो पैसेज आपका इटसेल्फ रहेगा 300 से 400 वर्ड्स का, ठीक है। अब इसमें क्योंकि जैसा रौनक सर ने बताया था कि आपको अटेम्प्ट करना है, आपको लिखने हैं आंसर्स, तो 5 क्वेश्चंस होंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली 30 to 60 वर्ड्स में आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको जो भी पैसेज में इंफॉर्मेशन दी होगी आपको उसको देख करके वहीं से, सपोज आपसे कोई भी टॉपिक दिया है उसमें पूछ लिया कि इस चीज़ का क्या एडवांटेज है, तो आप पैसेज में जाके देखोगे मैंशनड होगा, एंड ट्राई कि आपको एज इट इज़ उसको कॉपी नहीं करना, बट आपको लिखना है 30 to 60 वर्ड्स में वो आंसर अपने वर्ड्स में, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की। आपको टोटल 30 मिनट्स मिल रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट्स तो आप बिल्कुल 5 मिनट बिल्कुल आप हटा दो, साइड में रख दो प्रूफ रीड करने के लिए लास्ट में, ठीक है। बाकी बच्चे आपके 25 मिनट। ऐसे राइटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि आपको अपना पूरा आइडियाज़ अपने आप से बनाने हैं, ठीक है, सोचना है, लिखना है। तो 13 to 15 मिनट्स आप लोग ऐसे में दे सकते हैं, ठीक है। बाकी बच्चे आपके 10 से 12 मिनट वो आप दे सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स को लिखने के लिए, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। बात कर लेते हैं इवैल्यूएशन की। तो इवैल्यूएशन आपका होता है डिस्क्रिप्टिव का ऑटोमेटेड सिस्टम से, यानी कि आपका जो भी आंसर आप सबमिट करोगे वो ऐसे ही एक टूल के पास जाएगा, ठीक है, टूल में डाल दिया जाएगा, लाइक AI टूल हो सकता है, वहाँ पे वो एनालाइज करेगा और दे देगा। अब जब ऑटोमेटेड सिस्टम में जा रहा है तो चांसेस हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे इवैल्यूएशन के। पहले तो रहेगा कि आपके स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, आपका ग्रामर ठीक होना चाहिए, ठीक है, आपको वैलिड आंसर्स लिखने हैं, कंटेक्स्ट
मेंटेन करना है, मतलब आपको जो दे रखा है वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन से डाइवर्ट नहीं होना है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन पे रहना है। तो ये सारे पैरामीटर्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं, इन्हीं की वजह से हम बोल रहे हैं कि आपको 5 मिनट स्ट्रिक्टली अपना प्रूफ रीडिंग के लिए रखना है, ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना कर दे, ठीक है। स्पेलिंग आपकी गलत ना हो, ग्रामर आपकी गलत ना हो, आप कहीं अपने जो मेन टॉपिक है उससे ना डाइवर्ट हो गए हों, भटक गए हों, ठीक है। वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वरना आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जो मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं पे अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं मेजर जिन पे आ सकता है। हमने ब्रॉड टॉपिक्स तो डिस्कस कर लिए थे, आप रौनक सर आपको बताएंगे कि उनके अंदर क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ की, तो ये एक थीम है। अब इस पे बेस्ड कौन कौन से आपके टॉपिक्स आ सकते हैं। तो एक टॉपिक ऐसा आ सकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे एक टूल की तरह वर्क कर सकता है पॉवर्टी कम करने के लिए। अब इसमें आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंट्रोड्यूस करना है और उसके एस्पेक्ट्स आपको देखने हैं कि कैसे पॉवर्टी के एस्पेक्ट्स के साथ वो इंटरकनेक्ट होते हैं और कैसे अफेक्ट करते हैं। सेम अगर फिर से फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो विमेन एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है उससे, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। तो ये आपके हो गए इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ के कुछ एग्जांपल्स। अगर बैंकिंग और टेक्नोलॉजी में जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसकी अगर बात करें तो एआई पे आपको एक टॉपिक देखने को मिल ही सकता है, क्योंकि काफ़ी एक हॉट टॉपिक बन गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस चेंज कर सकता है, ठीक है। अब इसमें आपके चैटबॉट्स वाला एस्पेक्ट आ गया, ठीक है, वहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट आ गया, क्या किस तरह से इसमें एआई का यूज़ किया जा सकता है। तो वहाँ पे आपको इन टॉपिक्स पे अपना आंसर इन टॉपिक्स के अराउंड क्राफ्ट करना होगा। और साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन कौन से आ सकते हैं डिजिटल बैंकिंग एरा में, और यूपीआई कैसे चेंज कर रहा है इंडियन पेमेंट सिस्टम को। तो ये सारे टॉपिक्स आपको जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। करंट इवेंट्स की बात करें तो जो भी अभी आपके मतलब दुनिया भर में आपके आसपास जो भी चल रहा है, जो न्यूज़ है, इसमें क्लाइमेट चेंज है, इकॉनमी पे कैसे, स्पेशली इंडियन इकॉनमी पे कैसे इम्पैक्ट हो सकता है क्लाइमेट चेंज का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो बढ़ रहे हैं इंडियन बैंक्स में उस पर आ सकता है, या ऑनलाइन गेमिंग जो भी रिसेंटली काफ़ी एक न्यूज़ में रहा है, हॉट टॉपिक था, ठीक है। तो उसके क्या सोशल प्रोज एंड कॉन्स है, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, इस पर आपका आ सकता है एक ऐसे, या फिर इस पर ही आपको एक आरसी देखने को मिल सकता है जिस पर आपको अपना आंसर देना हो। एथिक्स की बात करें तो डेटा प्राइवेसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कस्टमर राइट्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं डिजिटल बैंकिंग के एज में, ठीक है। बैंक्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, प्रॉफिट को कम प्रायोरिटाइज करना चाहिए, सोशल गुड जो है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ, उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इस पे आ सकता है आपका एक एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है बैंकिंग में। तो ये सारे कुछ ऐसे या और कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन के भी टॉपिक्स हैं जो आपको थीम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि आपको जो अपना प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में रखना है, किन किन तरह की चीज़ें पढ़नी है और किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उनके प्रोज कॉन एस्पेक्ट्स, किन किन चीज़ों को वो अफेक्ट करता है, उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यूपीआई में है तो ट्रांजैक्शन हो गया आपका, सिक्योरिटी हो गई, वहाँ पे जो प्राइवेसी वाला इशू ये आता है, एस्पेक्ट है, इशू जो भी आता है उस पर, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए जिसका आप यूज़ करोगे अपना ऐसे लिखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक सोशल इशू का एक यहाँ पे एक टॉपिक है, डबल एज स्वॉर्ड ऑफ सोशल मीडिया, ऐसे का टॉपिक है। तो इसको दीप्ति मैम एक बार समझा दीजिए कि कैसे इसको लिखा गया है, किस तरह की वर्ड यूज़ की गई है, और कैसे मतलब अगर इसको डाल सकते हैं हम ऑटोमेटिक सिस्टम में तो किस तरह से वो ये करेगा, चेक करेगा और कैसा स्कोर करेगा। ठीक है, तो जैसे हमें एक टॉपिक मिल गया है, जैसे मैंने बोला था आपको एक सिंपली एक टॉपिक मिल जाएगा। इन शॉर्ट आप बोल लो, आपके पास 4 से 5 वर्ड्स होंगे, आपको उन्हें समझ करके ये बताना होगा, ये सोचना होगा कि हम इस पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका ये जाएगा पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम में ही, वो आपको ना उसको ना आपको ये नहीं देखना है कि आप कितना ज़्यादा अच्छे लैंग्वेज में लिख सकते हो, एडवांस लैंग्वेज वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, वोकैबुलरी वगैरह। आपको ना ये कोशिश करनी है कि आपका जो कंटेंट है वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, कंटेक्चुअली अप्रोप्रिएट हो, स्पेलिंग्स वगैरह के एरर ना हो। तो ये हमारे पास में एक टॉपिक है, इसको देख लेते हैं।
द डबल एज्ड स्वॉर्ड ऑफ सोशल मीडिया। अब इससे क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया हम लोगों के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल भी हो सकती है और साथ ही साथ क्या उसके लिमिटेशंस हो सकते हैं, किस तरीके से वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर मैं ये अटेम्प्ट करने जाऊंगी तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी कि मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगी, बताऊंगी कि सोशल मीडिया क्या है, या फिर ये कि सोशल मीडिया किस तरीके से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करती है, कैसे अब हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया, इस तरीके से मैं इंट्रोड्यूस करूंगी। फिर मैं बताऊंगी किस तरीके से उसने मुझे बेनिफिट्स दिए हैं, ठीक है, मेरी कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है लोगों के साथ में, मुझे अपडेट्स मिल जाते हैं जल्दी से, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें मैं मेंशन कर सकती हूँ जो मुझे लग रहा है कि मुझे बेनिफिट्स मिले हैं, ठीक है। फिर मैं लिमिटेशंस की बात कर सकती हूँ या डिसएडवांटेजेस की बात कर सकती हूँ कि इसकी वजह से क्या हो गया है, लोगों का जो वैसे इंटरेक्शन है, फेस टू फेस इन पर्सन इंटरेक्शन है वो कम हो गया है, ठीक है, एम्पैथी सिंपैथी पे असर पड़ा है, ठीक है, प्लस इसकी वजह से जो साइबर क्राइम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके के मैं डिसएडवांटेजेस मेंशन कर सकती हूँ। फिर मैं सजेशंस दे सकती हूँ, ठीक है, कि क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं कि किस तरीके से हमें सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए, लेकिन रिस्ट्रिक्शन के साथ, चाहे वो एडल्ट्स हों चाहे बच्चे हों। बच्चों के लिए तो इनफैक्ट ज़्यादा ही लिखना चाहिए। अगर मुझे कुछ करंट याद आ रहा है तो मैं वो मेंशन कर सकती हूँ। जैसे मुझे याद आ रहा है अब ये टॉपिक देख करके कि ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगाया है स्कूल स्टूडेंट्स पे, 16 ईयर्स से शायद नीचे के बच्चे हैं जिनको सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं मिलेगा, तो मैं वो मेंशन कर सकती हूँ क्या कि जिस तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है हम अपनी सोसाइटी में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड किस तरीके से अवेयरनेस फैला सकते हैं। पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, वो लोग बच्चों पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है, प्लस कंटेंट वो कैसा देख रहे हैं उस चीज़ पे भी कंट्रोल किया जा सकता है, वो सब अवेलेबल है, उसके लिए बस अवेयरनेस की ज़रूरत है। फिर मैं कंक्लूड कर सकती हूँ एक न्यूट्रल टोन में कि किस तरीके से सोशल मीडिया ज़रूरी तो है, लेकिन अगर वही ना, अगर किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ करेंगे तो हमारे लिए नुकसान भी दे सकती है, लेकिन मॉडरेट, अगर हम उस मॉडरेट तरीके से यूज़ करेंगे तो वो नुकसान नहीं देगी, इनफैक्ट हम लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगी, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे लिखा है कि सोशल मीडिया किस तरीके से इनसेपरेबल पार्ट है मॉडर्न लाइफ का और हम लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है हाउ पीपल कम्युनिकेट, एक्सेस इन्फॉर्मेशन, शेप ओपिनियंस, ये सब चीज़ों पे इफेक्ट डालती है। एंड जहाँ उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे उसके बेनिफिट्स डिस्क्राइब कर दिए कि पॉजिटिव साइड पे वो बहुत एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है कनेक्टिविटी का, ठीक है। उसमें जोग्राफिकल बैरियर्स हम लोगों के ख़त्म होते हैं क्योंकि हम लोग हर जगह पे हर टाइम सबसे नहीं मिल सकते हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबको हेल्प करता है सबके साथ टच में रहने के लिए। बिजनेसेस के लिए भी इफेक्टिव टूल है, ठीक है, वो लोग अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को एक तरीके से प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी ओपिनियंस शेयर करने का, विजिबिलिटी मिलती है लोगों को, एजुकेशनल कंटेंट भी अवेलेबल रहता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, मोटिवेशनल टॉक्स, ये सारी चीज़ें उसकी बेनिफिट्स हो गई, ठीक है। उसके बाद में आ गया आपका ये डिसएडवांटेज की नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि एक्सेसिव यूज़ में आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है, एडिक्शन लग सकता है, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ हो सकता है, हेट्रेड स्पीच का भी लोग यूज़ करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उस चीज़ को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। सोशल हार्मनी पे इफेक्ट पड़ सकता है सबका, ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हो गया। लास्ट में हमने कंक्लूड कर दिया क्या बोल के कि वो एक डबल एज स्वॉर्ड्स है कि उसके बेनिफिट्स हम देख रहे हैं, ठीक है, और उनको बेनिफिट्स को हम बढ़ा सकते हैं और उनके जो ड्रॉबैक्स हैं उन्हें कम कर सकते हैं अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबली यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर सही तरीके से यूज़ किया जा सकता है उस चीज़ को हमने यहाँ पे बता दिया है। तो इस तरीके से आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको किस तरीके से करना है वो आपको बताएंगे रौनक सर। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि दीप्ति मैम ने कहा कि 2-4 वर्ड्स दिए होते हैं उन पे ही आपको लेके लिखना पड़ता है। तो जैसे अगर आप इसको ही ले लें तो यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हो दीप्ति मैम डबल एज स्वॉर्ड लिखा हुआ है। अब इस चीज़ को उनको समझना होगा कि अगर डबल एज स्वॉर्ड है तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव्स लिखने हैं, नेगेटिव्स लिखने हैं या दोनों लिखना है। तो आपको जो टाइटल मिल सकता है वो इस तरह से ही, एक आप कह सकते हो डेकोरेटेड ईडियम्स भी उसमें हो सकते हैं इन्वॉल्व, तो वहाँ पे आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर सोशल मीडिया ही होता और ये लिखा होता है कैसे वो साइबर बुलिंग को प्रमोट करता है या आइसोलेशन को प्रमोट करता है, ठीक है, या फिर पहले जनरेशन के कंपैरिजन में अभी के जनरेशन में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है उसको बढ़ा रहा है, तो वहाँ पे हम सिर्फ उसके नेगेटिव साइड्स पे ही करेंगे फोकस। अगर
वैसे इसके आता है कि अगर सोशल मीडिया कैसे किसी सोसाइटी के पॉजिटिव में कंट्रीब्यूट करता है, तो वहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव लिखेंगे। अगर कहना का मतलब ये है कि सोशल मीडिया कैसे आपके कैसे हम बैंकिंग के एस्पेक्ट से कैसे सोशल मीडिया को यूज़ किया जा सकता है, तो फिर हमें वहाँ पे इस टॉपिक को उसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे वैसे ही है कि 3-4 वर्ड्स जो दिए हुए हैं उनके बेसिस पे आपको वहाँ पे ही जज करना है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहता है डबल एज स्वॉर्ड था, तो मतलब डबल एज स्वॉर्ड ईडियम में इसका मतलब होता है प्रोज एंड कॉन्स दोनों, तो हमें दोनों एस्पेक्ट्स यहाँ पे कवर करने हैं। यहाँ पे आपको एक माइंड मैप बना लेना है, पॉइंट्स हाँ। अपने हिसाब से लिख लेने हैं, चीज़ को समझने की कोशिश करनी है क्या पूछा गया है और उस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब एक बार हम बात कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन का। तो कॉम्प्रिहेंशन भी हमने एक रिलेटेड थीम पे ही रखा है, ठीक है। फाइनेंशियल थीम पे एक पैसेज आपको देखने को मिल सकता है। अब सबसे पहले क्या करना है, पैसेज पढ़ लिया, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में देखा जाए डिजिटल लैंडिंग के एडवांटेजेस कैसे हैं जो इंडिया में लाया गया है, ठीक है। तो क्या एडवांटेजेस हैं, डिजिटल लैंडिंग से रिस्क क्या एसोसिएटेड है, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है मेजर्स, वो कौन कौन से हैं जिससे वो रेगुलेट करेंगे डिजिटल लैंडिंग को। पीपल अभी भी क्यों प्रेफर करते हैं इंस्टेंट लोन्स को, जानते हुए भी कि इंस्टेंट लोन में रिस्क होता है, ठीक है, फिर भी क्यों इंस्टेंट लोन्स ले लेते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ डिजिटल लैंडिंग। अब पैसेज के अकॉर्डिंग क्या जरूरी है जिससे कि सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके, डिजिटल लैंडिंग का पॉजिटिव वे में ग्रोथ हो सके, एक ऐसा वे में ग्रोथ हो सके कि वो फ्यूचर में भी लॉन्ग टर्म उसको हम चला सकें। तो यहाँ से एक आइडिया मिलता है कि आपका किस पे होने वाला है पैसेज, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं है कि आप एक मतलब ब्लैंक स्लेट की जैसे घुसते हो पैसेज पे, आपके पास एक ऑलरेडी माइंड मैप बन गया है कि किस पे होने वाला है पैसेज। अब जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ रिसेंट ईयर में डिजिटल लैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा है इंडिया में, ठीक है। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन यानी कि हर किसी के पास स्मार्टफोन हो गया है, तो उससे और इसको ग्रोथ मिली है, ठीक है। एक्सेस इससे क्या हुआ है कि क्रेडिट जो पैसे हम लेते हैं, लोन्स जो लेते हैं ऐप्स के थ्रू, वो लोन्स लेने आसान हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा है वाइल दिस हैज इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब यहाँ पे क्या आपको वही आरसी वाला ही अप्रोच रखना है जो आप अपने इंग्लिश वाले सेक्शन में रखते हो। मतलब वाइल है तो यहाँ पे जो चीज़ होगी आगे के कॉमा वाले क्लॉज में उसका अपोजिट होगा। तो वाइल से अगर लिखा है कि इसने इम्प्रूव किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन को, तो जो नेक्स्ट लाइन है वो इसके ड्रॉबैक की बात करेगी, स्पेशली फॉर दोज विदाउट ट्रेडिशनल बैंकिंग इट हैज़ ऑल्सो रेज्ड सीरियस कंसर्न। मतलब कि पॉजिटिव्स भी है नेगेटिव्स भी है, ठीक है। मैनी बॉरोवर्स फॉल इनटू डेट ट्रैप्स। अब क्या होता है, ईजी है लोन लेना, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं लोन, तो इससे क्या होता है बहुत सारे लोग डेट ट्रैप में भी फंस जाते हैं, काफ़ी उन पर कर्ज हो जाता है इन ऐप्स के थ्रू, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी हाई होता है, हिडन चार्जेस होते हैं, मतलब ऐसे चार्जेस जो स्टार्टिंग में नहीं बताए जाते हैं, जो आप लोन ले लेते हो फिर आपको पता चलता है कि ये सारे चार्जेस भी आप पे लगाए गए हैं या यहाँ से आपको और पैसे देने पड़ेंगे। फिर अग्रेसिव रिकवरी प्रैक्टिसेस है, अनऑथोराइज लेंडर्स है जिनको जो आउटसाइड लॉ कभी कभी काम करते हैं, ठीक है। एग्रेसिव रिकवरी प्रैक्टिस है, मतलब बहुत ही फोर्सफुल वे में रिकवर करते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा कि कैसे घर पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, हल्ला करते हैं, आपको थ्रेटन करते हैं। तो ये सारे यहाँ पे क्या है नेगेटिव्स पे फोकस किया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या इस चीज़ को लेकर स्टेप्स लिए हैं, तो स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, ठीक है। क्या क्या है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए लोन एग्रीमेंट्स में कि जो जो चीज़ आप चार्ज कर रहे हो, जो जो कंडीशंस है वो आप पहले बताओगे, ठीक है। क्रेडिट ब्यूरो को आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। और अनरेगुलेटेड एंटिटीज़ को नहीं आपको यूज़ करना है, उनको एम्प्लॉय करना है लोन रिकवरी में, ठीक है। फिर भी चैलेंजेस हैं, उन्होंने मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, बट कुछ चैलेंजेस अभी भी है, कुछ डिफिकल्टीज अभी भी है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इंस्टेंट लोन्स वो प्रेफर करते हैं, फॉर्मल बैंक, ठीक है, एंड फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल्स अभी लो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आरसी उसके अराउंड ही घूम रहा है, ठीक है। अगर हम आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें तो डिजिटल लैंडिंग पे एक्सपर्ट्स क्या उनका क्या ओपिनियन है, उनको लगता है क्रूशियल पार्ट रहेगा आगे भी जाके, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ख़त्म ही हो जाएगा, आगे भी वो पार्ट प्ले करेगा, बट उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो डिपेंड करती है, मतलब वो कितना ज़्यादा ग्रो करेगा वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कितना है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी मतलब कितना ईजी है उसको यूज़ करना और कंज्यूमर्स कितना प्रोटेक्टेड है, दोनों को बैलेंस करके अगर चलेगा तो वो कर लेगा, ठीक। विदाउट स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स द वेरी टूल मेंट टू एम्पावर इंडिविजुअल्स कुड बिकम अ सोर्स ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अगर हमने रेगुलेशन नहीं किया, अगर हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं लेके आए, तो ये जो टूल है जिसको निकाला गया था कि इससे लोगों का भला होगा, उनको बेनिफिट होगा, वही उनकी सोर्स ऑफ प्रॉब्लम बन जाएगा,
ठीक है, तो ये है। अब इस पे आंसर्स कैसे लिखोगे आप? अगर पूछ रहा है एडवांटेजेस क्या है डिजिटल लेंडिंग के, तो एडवांटेजेस यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। तो कैसे किया, तो उसने फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक्सपैंड कर दिया है, इजी एंड क्विक एक्सेस दिया है वैसे इंडिविजुअल्स को जिनके पास ट्रेडिशनल बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। अब चूंकि स्मार्टफोन पेनिट्रेशन वाला भी एस्पेक्ट है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर दोगे कि वो लोन्स आराम से ले सकते हैं, ठीक है। उनसे उनकी जो लेंदी पेपर वर्क, ब्रांच विजिट है, ये सब उनकी रिड्यूस हो रही है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, वही जो यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं उसको लाइन बाई लाइन, वर्ड फॉर वर्ड कॉपी नहीं करना है आपको, आपको समझ के अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप समझ सको कि आंसर आप डिस्क्रिप्टिव में ही लिख रहे हो, जो गाइडलाइंस है वही फॉलो करोगे, यानी कि होगा सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। बहुत लंबे चौड़े सेंटेंस आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है। आपकी वोकैबुलरी भी सिंपल रहेगी, ठीक है, वैसे लिखोगे आप। ग्रामर का प्रॉपर ग्रामर आप यूज़ करोगे। तो जो आप ऐसे में जो गाइडलाइंस फॉलो करते हो वही गाइडलाइंस यहाँ पे भी फॉलो करोगे, बट ये है कि आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का हेल्प मिलता है। ऐसे में क्या होता है कि आपको खुद से सोचना पड़ता है अपने पॉइंट्स, पहले आप वहाँ पे कोई शीट है तो वहाँ पे लिखते हो, फिर उनको स्ट्रक्चर करते हो सेंटेंसेस में। यहाँ पे क्या कि आपको थीम मिला हुआ है, आपको बस उसको समझ के अपने वर्ड्स में लिखना है। तो कंपैरेटिवली इसलिए ईजी होता है, ठीक है, ऐसे से, क्योंकि आपको पहले से कंटेंट आपको मिला हुआ है, ये समझ लो, पॉइंट्स मिले हुए हैं, आपको बस उसको लिखना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला है रिस्क क्या एसोसिएटेड है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे भी आप वर्ड फॉर वर्ड कॉपी नहीं करोगे, वही चीज़ समझ के अपने वर्ड्स में यहाँ पे लिखोगे। तो ऐसे आपको ये वाला पार्ट अपना कवर करना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपकी रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन स्किल बहुत काम आएगी, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो कम टाइम में ही पैसेज को रीड करके समझ लोगे, ठीक है। पॉइंट्स भी बना लोगे, कहाँ पे क्या कि कौन सा पैराग्राफ है किस चीज़ से डील कर रहा है। अगर लेट सपोज कि सेकंड पैराग्राफ आपका कर रहा है नेगेटिव साइड से, उससे कोई क्वेश्चन है, तो आप सीधे सेकंड पैराग्राफ पे जाओगे, वहाँ से आंसर। तो आपकी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन की जो स्किल है वो यहाँ पे बहुत काम होगी, ठीक है। तो यही है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। ऐसे तो आप बहुत टाइम से लिखते आ रहे हो, इसमें भी बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे से अगर आप ठीक से इसको अटेम्प्ट करो तो ऐसे से आपको थोड़ा सा ये ईजियर साइड ही, हाँ, और इसीलिए टाइम इसमें कम लगता है। आप लोग का मेन फोकस रीडिंग और राइटिंग पे है, वो यही चेक करना चाहते हैं कि आपकी रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स कैसी हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एज इट इज़ जो भी आपको दे रखा है वो आपको कॉपी नहीं करना है, आपको समझ के अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखना है। अब ये जो कोर्स है, इसका पहला क्लास है ये, अब ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो एक बार आप दीप्ति मैम इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, हम लोग ना आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देंगे दोनों ही टॉपिक्स की, ठीक है। आपकी क्लासेस होंगी ऐसे के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए, कि किस तरीके से लिखना होता है, क्या स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों के लिए ये चीज़ नई है, ठीक है, और कहीं ना कहीं जब नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है तो उन्हें लगता है कि अरे ये क्या ही पूछ लिया, ठीक है। तो वो चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको समझाएंगे कि आपको क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। उन्होंने हम लोग को बहुत सारे मतलब 4 ब्रॉड टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन्हीं के अंदर से आ सकता है। तो आप लोगों को ना अपनी रीडिंग पे भी ध्यान देना है। आप लोग को जितना एडिटोरियल्स पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे लिखने का, उस तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी समझने में। आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे, बेटर कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे, ठीक है। हर तरीके से आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, और ये हम आपको सिखाएंगे कैसे किया जाता है, ठीक है। आपको हम एग्ज़ाम हॉल अप्रोच सिखाएंगे, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ताकि जब आप एक्चुअल में एग्ज़ाम देने बैठो, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, 30 मिनट्स हैं, एंड आपको 2 डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो कैसे आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाए, सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड कर लो, कुछ भी रह ना जाए, और बिल्कुल ही अच्छा तरीके से आपने लिखा हुआ हो, ताकि आप लोगों का स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाए, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट के बारे में, नोट्स के बारे में और इवैल्यूएशन के बारे में आपको रौनक से बताएंगे। देखो, मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और ठीक वैसा ही जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट में आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। आपको एक आरसी मिलेगा, आंसर लिखना होगा, उसको हम इवैल्यूएट करेंगे। अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स करेंगे,
इवैल्यूएट कोई मशीन या एआई के थ्रू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, उसके थ्रू होता है तो फिर वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी होता है, बायसनेस होती है। एक्सपर्ट्स अगर करते हैं तो वो आपकी वीकनेसेस पे ध्यान देते हैं, आपके स्ट्रेंथ्स पे ध्यान देते हैं, आप समझते हैं आपको कि अगर इस बच्चे ने आंसर लिखा है तो इसकी क्या वीकनेस है, इसकी रीडिंग स्किल कितनी अच्छी है, इसका वर्ड नॉलेज कितना अच्छा है, ग्रामर कितना अच्छा है, तो उसके बेसिस पे हम आपको पर्सनलाइज गाइडेंस दे सकते हैं। तो इसलिए आप जो आंसर लिखोगे उसको हम जो एक्सपर्ट्स हैं वो रिव्यू करेंगे, जो भी आपको फीडबैक होगा, कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो, कौन सी चीज़ आपकी अच्छी है, उसको कैसे मेंटेन रखना है अपने फर्दर राइटअप्स में, तो वो चीज़ यहाँ पे हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न पे होगा, ठीक है, जितने भी थीम्स हैं वो सारे थीम्स के सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। उसके बाद स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, फॉर्डर मटेरियल। अब देखो क्या होता है, फॉर्डर मटेरियल मिला हुआ है, टॉपिक्स मिले हुए हैं, मॉडल आंसर्स मिले हुए हैं, तो आपको भटकना बहुत नहीं पड़ता इधर उधर, बहुत ज़्यादा रिसर्च में आपकी टाइम नहीं जाता कि कितना आप पढ़ोगे, बहुत टॉपिक्स होते हैं। बट अगर आपको फॉर्डर मटेरियल मिल जाए बना बनाया, तो उसमें आपको क्या होता है कि उसके थ्रू भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो, वो भी मोर देन इनफ होता है कि आप वहाँ पे जाके इस फॉर्डर मटेरियल, स्टडी नोट्स, आपके मॉडल आंसर्स का यूज़ करके भी आप बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हो, बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उसके लिए अब फॉर्डर मटेरियल, स्टडी नोट्स, मॉडल आंसर सब कुछ आपके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। और ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि आपका जो आंसर इवैल्यूएशन होगा, फीडबैक होगा, वो एक्सपर्ट्स करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, क्लासेस आपको रेगुलरली यहाँ पे देखनी है, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स आपके ऐसे हो गया, आपको कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपको क्लासेस में सिखा दिए जाएंगे। अटेम्प्ट्स, और क्या होगा कि एग्जाम हॉल अप्रोच होगा, मतलब हम इस तरह से आपको सिखाएंगे कि अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे और आपके सामने वो डिस्क्रिप्टिव का पेपर खुलता है, तो आपका जो माइंडसेट है क्या होना चाहिए, कैसे आपको अप्रोच करना है, टॉपिक पे पॉइंट्स कैसे लिखने, ये सब कुछ हमें बताया जाएगा, ठीक है। तो अब सीधे हम जो नेक्स्ट क्लास है उससे टॉपिक्स को ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप जुड़ना हमसे और फिर हम आपको सिखाएंगे, और बाकी मॉक टेस्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ठीक है, ये क्लास हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।